हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसका निर्माण कैसे करते हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएफ। ये इससे आप परिचित हैं, ये फिजिक्स में टर्म यूज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं SHM। गिवन बाई और x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, वहां पर कह रहा है कि कैपिटल N जो है फिक्स है, ध्यान रखेंगे कैपिटल N फिक्स है। तो हम वहाँ एनालाइज करेंगे और क्या है, कह रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेव शेप में जो कर्व फॉर्म होता है उसका इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, यानी SHM का जो मोशन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि क्या करिए, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करिए। एक और बात है कि कैपिटल A एंड अल्फा आर पैरामीटर, कह रहा है कि कैपिटल A और अल्फा दोनों ही पैरामीटर है। तो क्या करेंगे, पहले हम अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। SHM का इक्वेशन कितना दिया है कि SHM जो मोशन है x इज इक्वल टू a cos nt प्लस अल्फा, nt प्लस अल्फा, जहां पर कह रहा है कि n जो है वो फिक्स है, तो n फिक्स हो गया और कहा है कि कैपिटल A और अल्फा, कैपिटल A और अल्फा यही दो पैरामीटर है। पैरामीटर है मीन्स कि उसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझेंगे और उसी को इलिमिनेट करने का प्रयास भी करेंगे। n के बारे में कहा है कि वो फिक्स है और t जो देख रहे हैं ना वो टाइम है, वहीं वहां पर वैरी करता है। SHM में जो है x जो है टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी करता है, तो हम क्या करेंगे ना, इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट मेरा होगा एजेंडा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर देख लीजिए कि पैरामीटर की संख्या कितनी है, तो पैरामीटर है 2, तो जितना होगा पैरामीटर उतना ही बार हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 पैरामीटर है तो इसे हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताइए कितना होगा। ये हो गया कॉस का, हो गया माइनस में साइन, एंटी प्लस अल्फा, और फिर एंटी प्लस अल्फा का करेंगे तो n कांस्टेंट है बाहर, t का 1 हो जाएगा और अल्फा का 0 हो जाएगा। यानी यहाँ आएगा माइनस में an साइन एंटी प्लस अल्फा आएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट कितना होगा, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर
क्या हुआ? अब आप ये देख रहे होंगे कि एन टी प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन एन कैसे हो रहा है। तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एन वहाँ फिक्स है, यानी जस्ट लाइक अ कांस्टेंट है, वो भी एन को बाहर किए, टी का डीसी 1 हुआ और अल्फा क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डीसी 0 हो गया। और मेरे पास 2 पैरामीटर है, इसलिए वो बताएगा कि इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। आप कहेंगे कैसे पता लगा कि 2 पैरामीटर है? तो यहाँ लिखा हुआ है पैरामीटर। अब इसे रीअरेंज करते हैं तो ये होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर और माइनस में हो गया an स्क्वायर cos nt प्लस अल्फा। ओके, अब बताइए कि जो cos nt प्लस अल्फा जो आप देख रहे हैं, ये कहीं, ये रिजल्ट को कहीं पर आप देख पा रहे हैं? cos nt प्लस अल्फा और a, ये दोनों देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में दिख रहा है। हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है, तीनों का यूज करके और वहां पर क्या कर देना है, मुझे कैपिटल ए और अल्फा को इलिमिनेट कर देना है। तो कैपिटल ए और cos nt प्लस अल्फा को अगर यहाँ से अलग कर लिया जाए तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर ए cos ये हो गया। अब ये जो a cos nt प्लस अल्फा जो आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, बगल में हम मेंशन कर देंगे यूजिंग 1। का यूज करना है तो 1 में आपको मालूम है ना कि ये जो रिजल्ट दिया हुआ है किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो उसके जगह पर हमने x पुट कर दिया। अब जो रिजल्ट आया d2x अपॉन में dt स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर x और इज इक्वल टू 0। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये जो रिजल्ट है उसमें न तो a है और न ही अल्फा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं ना, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। सेकंड वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, करेंगे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन छूटा हुआ है, यहाँ आप अटैच कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। कह रहा है कि वैसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है मूल बिंदु पर है। तो आप सोच सकते हैं कि वैसा पैराबोला किस तरह से होता है। तो देखिए ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला ऐसा होगा। ये आपका x एक्सिस है, ये है आपका y एक्सिस, यही इसका वर्टेक्स होता है ये वाला। तो कह रहा है कि वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है और एक्सिस जो है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। कह रहा है कि y का जो धनात्मक है उधर की ओर इसका एक्सिस है। अब इसे फैमिली ऑफ पैराबोला क्यों कहता है कि ऐसा पैराबोला, और भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पैराबोला इस तरह से हो जाए। एक संभावना है कि ये पैराबोला ऐसा हो जाए। तो देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसीलिए इसको कह रहा है कि ये फैमिली ऑफ पैराबोला है। अब है कि ऐसे पैराबोला का इक्वेशन कितना होता है। तो ऐसे पैराबोला का इक्वेशन होता है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जहाँ पर a ग्रेटर देन जीरो होता है। कब? जब ये अपवार्ड होगा तब। अगर ये डाउनवार्ड होगा ऐसे, तो उस कंडीशन में a नेगेटिव होता है। ओके, अब कहेंगे कि इसमें a क्या है, तो वहीं a जो होता है ना वो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है। इसमें एक फोकस होता है यहाँ, और इसी फोकस का जो कोऑर्डिनेट है उसे s से डिनोट करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है a0, वही वाला a है ये। तो जब डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला बनेगा तो ये इसका पोजीशन भी चेंज होगा, यानी मुझे a को एलिमिनेट करना है, वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का DC 2x, इसे 1 मान लीजिए, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 4a हो जाएगा, और y का DC dy/dx, अब यहाँ से dy/dx निकालिए तो ये आएगा 2x/4a। तो dy/dx की वैल्यू आएगा x/2a। कितना आएगा? x/2a, और मुझे a को एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा x/2, और a का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 4y। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2y और अपॉन में x हो जाएगा। हमने a का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। क्यों कर दिया पुट? कि मुझे a को गायब करना है। क्यों गायब करना है? क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा ये x इंटू dy/dx और इज इक्वल टू 2y। हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। और ये फाइनल आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे कैसे मालूम चल गया कि इसका इक्वेशन ये होना चाहिए, तो ये आपको लर्न रखना होगा। पैराबोला का जब ट्रेसिंग हम पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन में, तो उसमें जब स्टैंडर्ड अपवार्ड पैराबोला आएगा, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड अपवार्ड पैराबोला, तो उसका इक्वेशन ये होता है x² = 4ay। ये क्या होता है? तो ये जो है वो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, 1, 0। वहीं जब डाउन में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। राइट लेफ्ट के लिए भी ये फ्लक्चुएट करते रहता है। ओके, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखें, क्योंकि ये तो है बहुत ईजी, बट जब ये इक्वेशन हमको नहीं लर्न रहेगा तो फिर ये ईजी नहीं रहेगा। इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके हमने a का वैल्यू निकाल लिया, और a का वैल्यू फिर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, और जो आएगा वही जो है फाइनल आंसर होगा मेरा। हो गया। और ये फैमिली ऑफ पैराबोला क्यों है ये भी मैंने बताया कि ऐसा ऐसा पैराबोला की पॉसिबिलिटी बहुत सारा हो सकता है। देखिए, इतनी सब और भी पैराबोला हो सकता है, यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो बहुत सारा पैराबोला हो गया ना, इसलिए कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है फैमिली ऑफ पैराबोला, क्योंकि a का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये जब फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा, तो ये पैराबोला का शेप भी चेंज होगा। और शेप क्या होगा? इसका माउथ का विड्थ जो है, चौड़ाई, वो ज़्यादा और कम होगा। वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर ही रहेगा। ओके।